गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का इनके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज की ये वीडियो घटना चक्र प्राचीन भारत का इतिहास पर आधारित है, जो कि टॉपिक का नाम है साहित्य एवं साहित्यकार। ये टॉपिक दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है कि खाली इसी टॉपिक से और इसी वीडियो से आपके हर एग्जाम में लगभग में 2 क्वेश्चन तो एकदम कंप्लीट है कि 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। और वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या बीपीएससी हो या पीजीटी, टीजीटी, एलटी जैसी कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहित्य एवं साहित्यकार कि यहाँ से हर एग्जाम में लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्राचीन भारत के इतिहास का आखिरी टॉपिक है। इसके साथ ही हमारा प्राचीन भारत का इतिहास घटना चक्र कंप्लीट हो रहा है। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के पिता, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता कहा जाता है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको एक चूज करना है, चुनना है और अपने आप को आंकना है कि हम कितने परिपक्व हैं, कितना हमारी तैयारी हो चुकी है। तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों एक यूनानी जो है लेखक था, यूनानी लेखक थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प सही है, हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी लेखक था। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है सुमेलित करना है। और इसमें कोट दिए हुए हैं, तो इसमें कोट मिलाना है। अब कोट वाले क्वेश्चन में, मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपको दोस्तों वन लाइनर भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में भी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, वनडे में भी बनते हैं। और दूसरा चीज जो है क्या कहते हैं, स्टेट पीसीएस में भी बनते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि मैचिंग भी, और मैचिंग टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके लाइक है, चाहे वो आरओआर हो या पीसीएस हो, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर भी यहाँ से आपके वनडे जो है वन लाइनर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये रचना है पाणिनि की। अर्थात अष्टाध्यायी को किसने के द्वारा लिखा गया, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो ये ए का हो जाएगा 4। दूसरा महाभाष्य, महाभाष्य की जो रचना है वो किसने लिखी है, तो महाभाष्य की रचना ये दोस्तों पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। तो ये बी का हो जाएगा 3, अर्थात महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। और निरुक्त, निरुक्त निरुक्त ने क्या लिखा, तो निरुक्त ने दोस्तों लिखा है ये यास्क, यास्क की जो रचना है निरुक्त की है। और वार्तिक ने लिखा है कात्यायन। तो इस हिसाब से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। तो ये हो जाएगा 4 3 2 और 4 3 1 और 2, 4 3 1 2। इसमें जो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, 4 3 1 2, यानी राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, 4 3 1 2। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन है। मुद्रा राक्षस कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 3 नंबर का जो है बी विकल्प हो जाएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त की जो रचना है वो मुद्रा राक्षस है, या मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। यह आपको बताना है कि गुप्त काल में कौन सी रचनाएं लिखी गई थी। तो अमरकोश है, कामसूत्र है, मेघदूत है, मुद्रा राक्षस है। कह रहा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 4 नंबर में अगर हम देखते हैं कि अमरकोश की अगर बात करते हैं तो अमरकोश भी गुप्त काल में ही लिखी गई है। उसके बाद ये कामसूत्र, कामसूत्र की रचना भी गुप्त काल में ही हुई है। साथ ही साथ मेघदूत जो ये है, ये भी रचना जो है गुप्त काल में लिखी गई, और मुद्रा राक्षस भी गुप्त काल में ही लिखी गई है। और ये मुद्रा राक्षस, अमरकोश, कामसूत्र, ये मतलब ये चारों रचनाएं जो है ये गुप्त काल से ही संबंधित हैं।
अर्थात ये गुप्त काल में ही लिखी गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प होगा, 1 2 3 4। उसके बाद 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दश कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो दश कुमार चरितम की जो रचना है वो दंडिन की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, दंडिन। दंडिन की जो है ये प्रसिद्ध रचना है दश कुमार चरितम। फिर पूछ रहा है 6 नंबर भी क्वेश्चन उसी को रिपीट कर रहा है कि दश कुमार चरितम किसने लिखा? तो ये दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। राइट ऑप्शन 6 नंबर का सी विकल्प सही है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार संभवम कालिदास, अर्थात कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवम की जो रचना है इस रचना को कालिदास के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इनकी एक रचना है मालविकाग्नि मित्रम, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछी भी गई है। तो कुमार संभवम ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। तो 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? देखिए, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और कुमार संभवम ने तो कुमार संभवम रचना ये तो कालिदास की है। ये तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। बाकी बचा ये जानकी हरण दोस्तों ये कालिदास की रचना नहीं है। तो जो पूछ रहा है कि कालिदास की रचना कौन सी नहीं है, तो डी विकल्प नहीं है, यानी जानकी हरण जो है कालिदास की रचना नहीं है। अर्थात जानकी को हरण किसने लिखा है? तो जानकी हरण जो रचना है वो कुमारदास की रचना है। ध्यान रखिएगा, जानकी हरण ये किसकी रचना है? कुमारदास की रचना है। तो राइट ऑप्शन 8 नंबर का डी विकल्प सही है, कालिदास की जो रचना है वो जानकी हरण नहीं है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, या कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, आपको बताना है। तो ये जो है 9 नंबर में ये कह रहा है, जैसे मेघदूतम ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, कुमार संभवम ये भी कालिदास की रचना है, और ऋत संहारम ये भी कालिदास की रचना है, लेकिन उत्तर रामचरितम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। पूछ रहा है कालिदास की कौन सी रचना नहीं है, तो सी विकल्प जो है उत्तर रामचरितम ये कालिदास की रचना नहीं है। राइट ऑप्शन 9 का सी विकल्प सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ है वह किससे संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा है, नाटशास्त्र सूरसागर, या नाद जो है विराट से, या सूफीनामा से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ है वह संबंधित है नाट शास्त्र से संबंधित है। राइट ऑप्शन 10 नंबर का ए विकल्प सही है, नाट शास्त्र। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए पाणिनि, वात्सायन, चाणक्य और कल्हड़, और इधर रचनाएं दी हुई कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि पाणिनि की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, ध्यान रखिएगा, ये पाणिनि की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी। अब देखते हैं चाणक्य की कौन सी रचना है। तो चाणक्य की जो प्रसिद्ध रचना है वो है अर्थशास्त्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और कल्हड़ की जो प्रसिद्ध रचना है वो हो गई राजतरंगिणी। अब बचा क्या? वात्सायन ने जो लिखा है वो कामसूत्र है। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्सायन ने की। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3 और 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2, यानी राइट ऑप्शन 11 का ए विकल्प सही है, 3 1 4 2। 11 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। अब यहाँ से दोस्तों ये तो मैचिंग पूछा गया है, यहाँ से आपके 1 जो है लाइनर भी पूछे जा सकते हैं और बनते हैं क्वेश्चन। तो 11 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताइए। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कल्हड़ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह कौन सी है, तो वो दोस्तों है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हड़ की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और अगर देखा जाए अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो विष्णुगुप्त ने की। और इंडिका की रचना किसने की, तो ये जो है इंडिका की रचना हम लोगों ने देखा है कि इंडिका लिखी गई थी, एक जो है मोरक्को के यात्री थे,
उनके द्वारा लिखी गई थी। उनका शायद हमें नाम नहीं याद आ रहा है, तो देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी है वो किस पे आधारित है? चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, या कश्मीर के इतिहास से, या कृष्णदेव राय के शासन से? तो 13 नंबर का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो सही है, सी विकल्प, कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। राजतरंगिणी जो है ये कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है और किसने लिखा है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। राइट ऑप्शन 13 का सी विकल्प सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी अभी हम लोगों ने ऊपर 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, ये पाणिनि की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। राइट ऑप्शन 14 का जो है बी विकल्प सही है, पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी की रचना की है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो है और गोडवाहो किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। तो गोडवाहो दोस्तों ये वाकपति के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, वाकपति। गोडवाहो किसके द्वारा लिखी गई है? वाकपति के द्वारा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में लेखक दिए हुए हैं और सूची सेकंड में रचनाएं दी हुई हैं। भारवी लेखक हैं, हर्ष, कालिदास, राजशेखर। इधर कर्पूर मंजरी, किराता जूनियम, मालविकाग्निमित्रम और नागानंद। तो मालविकाग्निमित्रम एक कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, सी का हो गया 3। उसके बाद भारवी जो रचना है ये दोस्तों किराता जूनियम, भारवी ने लिखा है किराता जूनियम। और हर्ष की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? तो जो हर्ष की प्रसिद्ध रचना है वो नागानंद ये हर्ष की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। राजशेखर ने लिखा है कर्पूर मंजरी। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 2 4 1 3 2 4 1 3 जो है ये है 2 4 3 1 सॉरी 2 4 3 और 1। इस हिसाब से 2 4 3 1 इसमें सही है, कौन से विकल्प में सही है? 2 4 3 1 यानी डी विकल्प सही है, तो डी विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिखा है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कह रहा है संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिखा है, सही उत्तर का चुनाव करना है। जैसे नजदीय चरित और इधर किराता जूनियम लिखा है। दूसरा है शिशुपाल वध और 10 कुमार चरितम। इनको कथा के अनुसार जो है कथा सूत्र के अनुसार कोट के रूप में सही आंसर जो है इसमें चुनना है। तो इसमें ये बताना है कौन सा कोट सही है, ए, बी या सी या डी। सॉरी। तो 17 नंबर में जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प सही है, 1 2 और 3। यानी 1 2 और नजदीय चरित, किराता जूनियम और शिशुपाल वध। इसका राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, 1 2 और 3। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में जो है लेखक दिए हुए हैं या रचनाकार दिए हुए हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित रचनाएं दी हुई हैं। तो ये देखना है, आप लोग भी गेस करते रहिए, अपने आप को आंकिए, जांचिए और परखिए। 18 नंबर का जो देखते हैं कि कौन किससे संबंधित है। तो इसमें जो है अगर देखते हैं कि विशाख दत्त की जो रचना है वो किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों ये नाटक पर आधारित है, यानी ए का हो गया 2। और वराहमिहिर एक खगोल विज्ञानी थे, तो बी का हो गया 3। चरक ये चिकित्सक के रूप में काम करते थे, यानी चिकित्सा से संबंधित थे, तो सी का हो गया 1। और ब्रह्मगुप्त ने जो पुस्तक लिखी है वो गणित पे लिखी है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 2 3 1 4 अर्थात राइट ऑप्शन इसका 18 नंबर का सी विकल्प सही है, 2 3 1 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी
एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, विषय पूछ रहा है। ये देखिए वन लाइनर यहाँ पूछ लिया। तो जो चरक संहिता है ये दोस्तों चिकित्सा विषय पर आधारित है, यानी चिकित्सा से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक है किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है। राइट ऑप्शन 19 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वराह मिहिर की पंच सिद्धांत का ये वराह मिहिर की जो है रचना है, और ये पूछ रहा है कि किस पर आधारित है। तो ये दोस्तों आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। राइट ऑप्शन 20 का बी विकल्प सही है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर वराह मिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है। उसके बाद 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कालिदास जो है ये रघुवंशम सही है, रघुवंशम की रचना कालिदास की है। भास ने लिखा है स्वप्नवासवदत्तम, ये भी सही है। लेकिन सुबंधु ने कादम्बरी की रचना नहीं की है, तो ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। और रत्नावली ये प्रसिद्ध रचना है हर्ष की, महाराष्ट्र हर्ष की रचना है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो सही नहीं है वो दोस्तों सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि मिलिंद पन्हो जो रचना है ये किस पे आधारित है, ये आपको बताना है। तो ये एक पाली ग्रंथ है। राइट ऑप्शन 22 का सी विकल्प सही है। मिलिंद पन्हो जो है ये पाली ग्रंथ है। राइट ऑप्शन 22 का सी विकल्प। और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। ये कह रहा है कि किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। ये आपको उस शासक का नाम बताना है, और उस शासक का नाम दोस्तों है मिनांडर जो एक हिंद यवन शासक था, उसी के ऊपर प्रकाश डालता है मिलिंद पन्हो, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। 23 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, और वो भिक्षु कौन थे। वो भिक्षु नागार्जुन थे, या वो भिक्षु नागभट्ट थे, या वो जो भिक्षु थे नागसेन थे, या कुमारिल भट्ट थे। तो वो दोस्तों वो जो भिक्षु थे वो थे नागसेन। राइट ऑप्शन ये सी विकल्प सही है 24 नंबर का। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में दरबारी कवि दिया हुआ है, और सूची सेकंड में राजा दिया हुआ है। तो किस दरबारी कवि कौन से राजा से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो की अगर बात करें तो ये जो दरबारी कवि हुए ये राजा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित थे। कालिदास की अगर बात करें तो ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से संबंधित हैं, तो ये हो गया बी का हो गया फर्स्ट। हर्षेण की अगर बात करें तो ये हर्षेण समुद्रगुप्त के शासन से जो है समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ये हर्ष का दरबारी कवि था। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो राइट ऑप्शन 25 नंबर का बी विकल्प यानी सही है। 4 1 2 3 विकल्प देख रहे हैं, 4 1 2 3 यानी बी विकल्प इसका सही है। 4 1 2 3 राइट ऑप्शन 25 नंबर का बी विकल्प सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, और कल्हड़ के समय जो शासक था वो कौन था। बहुत बार पूछा गया है राजतरंगिणी, ध्यान रखिएगा। इसके लेखक कल्हड़ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और कल्हड़ जो थे वो किसके दरबारी कवि थे या किसके शासन से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे दोस्तों जय सिंह के शासन से संबंधित हैं। 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, जय सिंह। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हड़ कृत यानी कल्हड़ जो रचना है वो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, में कुल कितने तरंग हैं ये आपको बताना है। तो कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कुल जो है ये 8 तरंग हैं। राइट ऑप्शन 27 का ए विकल्प सही है, 8। उसके बाद जो है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी को जो आगे बढ़ाया वो जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, जोन
राज एवं श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। 28 नंबर के बाद में क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, देखते हैं हम लोग कि सौंदरानंद ये किसकी रचना है? अश्वघोष की, बाणभट्ट की, या भवभूत की, या भास की? तो अब आपको इसमें बताना है कि जो सौंदरानंद है ये रचना दोस्तों अश्वघोष की है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। राइट ऑप्शन 29 का ए विकल्प सही है, अश्वघोष। उसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक का नाम दोस्तों हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये लिखी गई है। ये तीनों रचनाएं अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और हर्षवर्धन की रचना है। राइट ऑप्शन 30 नंबर का डी विकल्प सही है। 30 नंबर के बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, हर्षचरित। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा क्वेश्चन कि जो हर्षवर्धन की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो 3 रचनाएं हैं और वो 3 रचनाएं कौन कौन हैं? एक तो प्रियदर्शिका, दूसरा जो है नागानंद और तीसरा जो है रत्नावली। तो प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो 1, 2, 4 अगर कोट के रूप में आंसर चुनना है तो 1, 2 और 4 यानी राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही है, 1, 2 और 4। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विश्वकोशीय ग्रंथ आपको बताना है कि कौन सा है। इसमें कह रहा है अमर कोश और सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता और अष्टांग हृदय। तो इसमें जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो बृहद संहिता है। बृहद संहिता ये 4 ग्रंथों में सबसे ज्यादा और विश्वकोशीय ग्रंथ है, बृहद संहिता। 32 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 32 नंबर के बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर ये क्यों प्रसिद्ध थे? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध थे क्योंकि ये तीनों लोग एक नाटककार थे, इसलिए ये नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। 33 नंबर का राइट ऑप्शन इसमें बी विकल्प सही है, नाटककार। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? जैसे मृच्छकटकम, बुद्धचरितम, मुद्राराक्षस, हर्षचरित, शूद्रक और वसुबंधु, विशाखदत्त, बाणभट्ट। तो इसमें यह बताना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है या कौन सा कोड आपको यह बताना है सही है। तो इसमें देखते हैं, देखो मृच्छकटकम ये शूद्रक की रचना है, प्रसिद्ध रचना है, ये तो सही है। दूसरा कहते हैं बुद्धचरितम ये वसुबंध की नहीं है, तो ये दूसरा हो गया गलत। तीसरा मुद्राराक्षस ये विशाखदत्त की बहुत ही प्रसिद्ध रचना, ये भी सही है। और चौथा है हर्षचरित। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट ने किया। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन पे मत लगाइएगा, हर्षवर्धन की नहीं है। हर्ष की चरित्र का जो वर्णन है वो बाणभट्ट के द्वारा किया गया, नहीं बाणभट्ट ने इसको रचना किया है। तो हर्षचरित जो रचना है वो बाणभट्ट की है। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 यानी राइट ऑप्शन इसका जो सही कोट है वो बी विकल्प सही है। 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर भी क्वेश्चन कोट पर ही आधारित है। करा प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, या अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, या तीसरा कह रहा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये तो एकदम सही है। बाकी अगर पाणिनि की बात करें पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है। तो इसमें केवल तीसरा विकल्प सही है, अर्थात केवल और केवल 3 सही है। राइट ऑप्शन 35 का सी विकल्प सही होगा। 35 नंबर के बाद
36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन ये मैचिंग पर आधारित है। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में कह रहा है ग्रंथकार दिया हुआ है, सूची सेकंड में मूल ग्रंथ दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको जो है बताना है कि जैसे वराह मिहिर जो थे, वराह मिहिर के जो मूल ग्रंथ है वो कौन सा है, या विशाख दत्त का मूल ग्रंथ कौन सा है, या शूद्रक का मूल ग्रंथ कौन सा है, या बिल्हड़ का मूल ग्रंथ कौन सा है। तो वराह मिहिर का जो मूल ग्रंथ है वो दोस्तों है बृहद संहिता। तो ए का हो जाएगा 3। और विशाख दत्त की जो प्रसिद्ध रचना है या मूल ग्रंथ है वो कौन सा है, तो विशाख दत्त का जो मूल ग्रंथ है वो है देवी चंद्रगुप्तम, यानी 4। ये बी का हो गया 4। और शूद्रक का जो मूल ग्रंथ है वो है दोस्तों मृच्छ कटिकम, सी का हो गया 2। और बिल्हड़ का जो मूल ग्रंथ है वो विक्रमांक देव चरित, यानी डी का हो गया 5। तो इस हिसाब से ये देखा जाए 3 4 2 5, 3 4 2 5 देखते हैं किस वाले में सही है। 3 4 2 5, 3 4 2 5 ये आपका सही है। 3 4 2 5 यानी बी विकल्प इसका जो है सही है, 3 4 2 5। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो स्रोत है वो कौन सा है। क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें ये कह रहा है कि परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो स्रोत है वो कौन सा है। तो इसमें कह रहा पद्मगुप्त का 9 शाह शांक चरित ये तो है, और मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि ये भी है, उदयपुर प्रशस्ति ये भी है। उपयुक्त सभी यानी डी विकल्प इसका सही है, जो कि ये सभी जो है पुस्तकें परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प सही है। 37 नंबर के बाद 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी ये हर्ष की रचना नहीं है, पहला तो सुमेलित एकदम नहीं है। मालविकाग् मित्रम एक कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना ये भी सही है। और सौंदरानंद की जो रचना है किसने की, ये अश्वघोष की, ये भी प्रसिद्ध रचना है। तो बी सी डी तीनों सही है, लेकिन कर्पूर मंजरी सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 38 का जो है ए विकल्प जो है सही होगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शाकुंतलम किसने लिखा, ये आपको बताना है। तो जो शाकुंतलम लिखा है ये कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। राइट ऑप्शन 39 का सी विकल्प सही है, कालिदास। 39 नंबर के बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। यह बताना है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। तो दोस्तों मृच्छ कटकम ये कालिदास की नहीं है, बाकी मेघदूतम ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। वहीं बात करें ऋतु संहारम ये भी कालिदास की रचना है, और विक्रमो वर्षियम ये भी कालिदास की रचना है। तो इसमें अगर देखा जाए 40 का जो ए विकल्प है मृच्छ कटकम ये कालिदास की रचना नहीं है। और उसके बाद 40 नंबर के बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग् मित्रम ये नाटक का जो नायक है वो कौन है। तो मालविकाग् मित्रम नाटक का जो नायक है वो दोस्तों अग्निमित्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखिएगा। मालविकाग् मित्रम ये कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और इसका जो नाटक है ये नाटक के जो नायक है वो अग्निमित्र है। 41 नंबर के बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की जो प्रेम कहानी है वो किस नाटक में है। तो 42 नंबर में जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, मालविकाग् मित्रम जो है जो कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। और इसमें कह रहा है कि शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम कहानी को इसमें दर्शाया गया है। तो 42 का राइट ऑप्शन बी विकल्प हो गया। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्नवासवदत्ता के जो लेखक हैं वो कौन है। तो स्वप्नवासवदत्ता के जो लेखक हैं ये लिखा है जो है महाकवि भास की प्रसिद्ध रचना है स्वप्नवासवदत्ता। 43 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है।
उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर कह रहा कि गीत गोविंद, गीत गोविंद भी कई बार पूछी गई रचना है। ये काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के जो रचयिता हैं वो दोस्तों हैं जयदेव। जयदेव के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद। राइट ऑप्शन 44 का ए विकल्प सही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है अपकमिंग सभी भी एग्जामों के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद की गीतकार जयदेव सिंह ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये आपको बताना है। धर्मपाल नहीं, देवपाल ये भी नहीं, और आगे जो सी विकल्प कह रहा है विजय सेन, विजय सेन भी नहीं। ये जो सुशोभित करते थे ये लक्ष्मण सेन के शासन काल से संबंधित हैं और उन्हीं की सभा को ये सुशोभित करते थे जयदेव। तो राइट ऑप्शन इसका जो है 45 नंबर का डी विकल्प से ये लक्ष्मण सेन। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो दोस्तों जयदेव हैं। राइट ऑप्शन 46 का सी विकल्प सही है जयदेव। उसके बाद हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में रचनाएं दी हुई हैं और सूची सेकंड में विषय दिया हुआ है। तो रचनाओं को विषय से संबंधित करना है, अर्थात इसमें कह रहा है कि जो अष्टांग संग्रह है, अष्टांग संग्रह ये किसकी रचना है या ये किस विषय पर आधारित है? तो अष्टांग संग्रह जो रचना है ये आयुर्विज्ञान विषय पर आधारित है। तो ए का हो गया 4। फिर 10 रूपक, 10 रूपक ये किस पे आधारित है? तो 10 रूपक ये नाट्यकला पर आधारित है। तो बी का हो गया 1। लीलावती किस पर आधारित है? तो लीलावती दोस्तों ये आधारित है गणित पर। तो सी का हो गया 3। और महाभास ये व्याकरण पर आधारित है। तो डी का हो गया 2। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 देखते हैं किसमें सही है। 4 1 3 2 यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है 4 1 3 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये कथन जो है गीता में कहा गया है। राइट ऑप्शन 48 का शी विकल्प सही है गीता। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ है वो अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये रामायण में कहा गया है या महाभारत में कहा गया है या जो है गीता में कहा गया है या राजतरंगिणी में कहा गया है? तो ये दोस्तों जो कहा गया है जो यहाँ है वो अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, ये कहा गया है महाभारत में। राइट ऑप्शन 49 का बी विकल्प सही है महाभारत। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वो ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ? तो ये दोस्तों है पंचतंत्र। पंचतंत्र बहुत बार पूछा गया है जो कि विष्णुगुप्त की प्रसिद्ध रचना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें ये पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? यानी पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों लिखी गई है कालिदास के द्वारा। ये देखा जाए पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है तो ये तो गलत है। अभी हमने बताया विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। राइट ऑप्शन 51 का बी विकल्प सही है विष्णु शर्मा ने ही अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है जो कि 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है विष्णु शर्मा। 51 नंबर के बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखक दिया हुआ है, सूची सेकंड में ग्रंथ दिया हुआ है। इस लेखक का कौन सा ग्रंथ है? अब इसको आपको मैच करना है। जैसे सर्ववर्मा ने कौन सा जो है ग्रंथ लिखा, या शूद्रक ने कौन सा ग्रंथ लिखा, या विज्ञानेश्वर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, या कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो इसको आपको मैच करना है। जैसे सर्ववर्मा ने ये लिखा कातंत्र की जो रचना है वो सर्ववर्मा का है। शूद्रक ने लिखा है दोस्तों
मृच्छकटकम। कई बार ये क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने देखा है। तो शूद्रक की जो प्रसिद्ध रचना है वो मृच्छकटकम है। और फिर उसके बाद विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर ये रचना है विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा। कल्हड़ की जो प्रसिद्ध रचना है वो राजतरंगिणी है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 4 3 1 2 यानी 52 नंबर का अगर देखा जाए 4 3 1 2, 4 3 1 2 जिसमें भी सही हो, 4 3 1 2 यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा। 4 3 1 2 बी विकल्प इसका सही है। 4 3 1 2। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कोट पर आधारित है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। ये आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कह रहा कि मिताक्षरा ऊंची जात की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जात की सिविल विधि थी, ये गलत है। दूसरा कह रहा मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, यानी ये सही है। तीसरा कह रहा मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, तो ये भी गलत है। अर्थात 53 में यदि देखा जाए तो केवल और केवल दूसरा सही है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प सही होगा, केवल और केवल 2 सही है। उसके बाद देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, और ये कौन जाने जाते हैं, ये दोस्तों जाने जाते हैं भास्कर। भास्कर बीजगणित के क्षेत्र में विशेष रूप से जाने जाते हैं। 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से इसी टॉपिक से इसी लेक्चर से आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एग्जाम आपका कोई भी हो, चाहे वनडे हो या स्टेट बीसीएस हो। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की पुस्तक जो लीलावती है, लीलावती गणित पे आधारित पुस्तक है, लीलावती के लेखक पूछ रहा है कि कौन है। ये आप लोग भी अपने आप को गेस करते रहिए, परखिए, जांचिए कि हम कितने प्रिपेयर हैं। तो 55 नंबर का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है, ये गणित की जो पुस्तक है लीलावती, लीलावती के जो लेखक हैं वो भास्कराचार्य जी हैं। राइट ऑप्शन 55 का डी विकल्प सही है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? भारतीय राजनीतिक थे, या भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, या भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो 56 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, जो आर्यभट्ट थे वो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, यानी राइट ऑप्शन 56 का बी विकल्प सही है, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। तो दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी और वो भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। राइट ऑप्शन 57 का डी विकल्प सही है, आर्यभट्ट। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मत विलास प्रहसन के जो लेखक हैं वो कौन हैं, ये आपको बताना है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, या महाक्षत्रपक रुद्रदामन है, या महेंद्र वर्मन है, या पुलकेशिन द्वितीय है। तो मत विलास प्रहसन के जो लेखक हैं वो दोस्तों हैं महेंद्र वर्मन। राइट ऑप्शन 58 का सी विकल्प सही है, महेंद्र वर्मन। 58 नंबर के बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, या राजकार पद्धति से। तो ये दोस्तों संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। तो राइट ऑप्शन 62 का ए विकल्प सही है, समाज व्यवस्था। 62 नंबर के बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल के महान जो विध निर्माता थे वो कौन थे। तो प्राचीन काल के जो महान विध निर्माता थे वो दोस्तों थे मनु। राइट ऑप्शन 60 नंबर का सी विकल्प सही है, मनु। और साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर न देखा हो, पूरी बुक कंप्लीट है, सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज। चाहें तो आप वहां ऑनलाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल कंप्लीट है, और आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भी कंप्लीट है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे तो आप चैनल पर जा करके चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। एक भी टॉपिक किसी भी जो है सब्जेक्ट में छोड़ा नहीं गया है।
तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो है प्राचीन भारत के इतिहास का ये आखिरी लेक्चर था, क्योंकि इसके बाद हमारा प्राचीन घटनाचक्र प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो रहा है। उसके साथ साथ जो है करंट भी चलता है। तो 61 नंबर में हम लोग देखते हैं कि 61 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भारत का प्रथम वित्त निर्माता माना जाता है। तो भारत का जो प्रथम वित्त निर्माता दोस्तों माना जाता है वो माना जाता है मनु को। राइट ऑप्शन 61 का बी विकल्प सही है, मनु। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आपको बताना है आर्यभट्ट ने या वराहमिहिर ने या भास्कर प्रथम ने या किसी अज्ञात भारतीय ने। तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो शून्य का आविष्कार तो ये एकदम कंफर्म है कि भारतीयों ने ही किया था, लेकिन ये इसमें 4 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। राइट ऑप्शन 62 का डी विकल्प सही है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य की खोज की थी रोमवासियों ने या चीनियों ने या भारतीयों ने या सुमेरियों ने। तो दोस्तों जो शून्य की खोज हुई थी वो भारत में हुई थी और ये किया था भारतीयों ने। राइट ऑप्शन इसका जो है सी विकल्प सही है 63 नंबर का। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, लाइफ ऑफ जो ह्वेनसांग है पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ये हुई ली की है, ये सही है। द नेचुरल हिस्ट्री ये टालेमी की रचना नहीं है, तो ये गलत है। बाकी हिस्टोरियल फिलिप्कल ये पॉम्पेइस ट्रोगस की है, ये भी सही है। और द हिस्ट्रीज ये हेरोडोटस की है, ये भी सही है। तो इसमें डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 64 नंबर के बाद 65 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र ये बीड़ा है, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित है, प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित है। बीड़ा सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र है। बाकी अगर बात करें सितार, सरोद और ये तबला, ये दोस्तों ये मध्यकालीन भारत से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सितार, सरोद, तबला ये मध्यकालीन भारत से, और सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है या प्राचीन भारत से संबंधित जो वाद्य यंत्र है वो बीड़ा है। तो दोस्तों 65 क्वेश्चन इस साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड हम लोगों ने देखा। और यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, लाइक जो चाहे आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो या लेखपाल हो या टीजीटी पीजीटी हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से और इसी वीडियो से आपके अपकमिंग एग्जामों में जरूर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। और दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये लाभ उन लोगों को भी मिल सके। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।